हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं और स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स से। फंडामेंटल राइट्स हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में अवेलेबल है और ये आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक प्रेजेंट है। ओके, तो जब हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस करते हैं ना, तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में पहले सोचते हैं कि फंडामेंटल राइट्स को लाया क्यों गया और कि कहाँ से इसको हमने इंश्राइन किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट से। ओके, फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स बेसिकली पार्ट 3 में, पार्ट 3 में और पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक प्रेजेंट है। ओके, फंडामेंटल राइट्स जो है ना, वो बिल ऑफ राइट्स यूएसए से लिया गया, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया, तो आप बोलोगे यूएसए से लिया गया है। ओके, उसके बाद बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो एक मैग्ना कार्टा है इंडिया के लिए। मैग्ना कार्टा है इंडिया के लिए। ओके, मैग्ना कार्टा है इंडिया के लिए। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ऐसा क्यों है, क्या मतलब है मैग्ना कार्टा का? मैग्ना कार्टा का मतलब यही है, सिंपल सा मीनिंग समझ लीजिए। अगर मान लीजिए कहीं पे कोई गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट है, या फिर कहीं पर कोई मोनार्की है, मोनार्की मतलब समझते हैं? मोनार्की का मतलब होता है कोई किंग या फिर कुछ भी हो, और ठीक है, तो ये लोग का जो रूल होगा ना, ये रूल ऑफ लॉ से बड़ा नहीं होगा, रूल ऑफ लॉ से बड़ा नहीं होगा। तो क्या होगा, रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा, ना कि जो गवर्नमेंट कहेगी कि आज तुमको ये करना है वो करो, आज किंग बोल दिया कि आज ऐसे रहना है वैसे रहो। तो रूल ऑफ लॉ, जिस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है उस हिसाब से आप उसी हिसाब से ये लोग भी चलेंगे और एक सिटीज़न भी उसी हिसाब से करेगा काम। ओके ओके, थोड़ा सा 1 मिनट। ओके, समझ में आ गया? रूल ऑफ लॉ के हिसाब से मतलब कि एक मैग्ना कार्टा था, बोले फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट मैग्ना कार्टा है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि फंडामेंटल राइट्स कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं, ऐसे क्या सारे आर्टिकल ऐसे हैं जिसका अगर वायलेशन होता है तो आप सीधे कोर्ट में, जुडिशरी में जाते हो। किस में जाते हो? जुडिशरी में, कि हमारे साथ ये वायलेशन हुआ है, हमारे ये आर्टिकल हनन हो रहा है, तो आप जाओगे, जुडिशरी इसको रिव्यू करेगी। और अगर मान लीजिए वो जो लॉ जो पार्लियामेंट या फिर एग्जीक्यूटिव द्वारा एग्जीक्यूट किया गया है, पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया है, वो अगर क्या कहते हैं गलत है, तो जुडिशरी उसको वॉइड क्रिएट कर देगी। ओके, तो इस हिसाब से आपको समझ में आया कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ना, वो इन्फोर्सिएबल होते हैं। इन्फोर्स कौन करता है? इन्फोर्स करता है जुडिशरी करती है, ठीक, जुडिशरी करती है। ओके, अच्छा मान लीजिए कोई लॉ पार्लियामेंट बना रही है, ठीक है, पार्लियामेंट लॉ बना रही है। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? एग्जीक्यूटिव का काम है, एग्जीक्यूटिव क्या करती है? एग्जीक्यूटिव कहती है कि हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, लॉ को एग्जीक्यूट करेंगे, लॉ को, ठीक। तो क्या होगा कि अब मान लीजिए लॉ जो है, लॉ मान लीजिए वो फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग नहीं है, नॉट फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग है। तो क्या करेगा एक सिटीज़न क्या करेगा? सिटीज़न करेगा वो सिंपल से जाएगा सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, जाएगा और रिट फाइल करेगा। रिट फाइल करने के बाद सुप्रीम कोर्ट उसको उस रिट को रिव्यू करेगी, उस केस को रिव्यू करेगी। अगर इफ़ वायलेट हो रहा है तो वॉइड कर देगी। इफ़ नॉट देन उसको लॉ को इन्फोर्स करेगी, ठीक है, लॉ इन्फोर्सिबल बाय जुडिशरी। ओके, समझ में आ गया? ऐसे ही होता है। आगे चलते हैं।
इन्फोर्सिबल समझ में आ गया आपको। अब ये जस्टिशिएबल भी होता है, जस्टिशिएबल भी होता है। तो अभी मैंने बताया कि इन्फोर्स करना भी सुप्रीम कोर्ट मतलब जुडिशरी का काम है। और जस्टिशिएबल में हम बोलेंगे कि जैसे वॉयलेशन होता है तो आप रिट फाइल करते हो, आप सुप्रीम कोर्ट पे जाते हो, सुप्रीम कोर्ट उसको देखती है तो उसको वॉइड क्रिएट कर सकती है, या फिर जुडिशरी के पास जाओगे, जुडिशरी इसको वॉइड कर सकती है या फिर इसको वॉइड कर देगी, ठीक है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा होगा। इसके बाद हम देखते हैं, जब इतना देख लिए तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं ना, फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं, लिमिटेशन लगाते हैं। किसके ऊपर लिमिटेशन लगाते हैं? लिमिटेशन लगाते हैं ऑन लेजिस्लेचर एज वेल एज एग्जीक्यूटिव्स। ओके, ये काम है। ओके, उसके बाद हम क्या बात करेंगे, जब इतना समझ में आ गया कि ये लिमिटेशन लगा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, ठीक, डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहा है। ओके, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या बोलना चाह रहा है फंडामेंटल राइट, है ना। ओके, जब इतना समझ में आ गया तो आपको एक चीज़ और समझना चाहिए कि जो फंडामेंटल राइट है इतना इम्पॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट प्लस डीपीएसपी। डीपीएसपी कहाँ से है? आर्टिकल 36 से 51 तक डीपीएसपी, ये दोनों मिल के ना इनको कहा जाता है कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इतना समझ में आ गया। अब क्वेश्चन आ जाता है कि कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, तो उसमें ऑप्शन दे देगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ प्लस फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स प्लस डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ प्लस डीपीएसपी, इस तरह से दे देगा। तो आपको बस सिंपल से जाना है फंडामेंटल राइट्स प्लस डीपीएसपी कॉल्ड एज अ कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, लेट्स गो फॉर हाँ, कुछ फंडामेंटल राइट्स, सम फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल ओनली फॉर सिटीजन्स। ओके, ओनली फॉर सिटीजन। तो अब जब आप बोलेंगे कि कुछ फंडामेंटल अवेलेबल हैं सिटीजन्स के लिए ही सिर्फ, तो कौन कौन से हैं? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 and 30. These are the fundamental rights which are present available only for citizens only. Okay? हमेशा याद रखिएगा, जब आप इसको याद रखेंगे ना तो आपको ये एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि जो अदर राइट्स हैं वो आपको सभी के केस में अवेलेबल होते हैं, चाहे वो फॉरेनर हो चाहे वो सिटीज़न हो। ओके, चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं राइट्स। हाँ, अच्छा, एक चीज़ और है, फंडामेंटल राइट्स जो है ना, फंडामेंटल राइट्स की एक क्वालिटी होती है कि ड्यूरिंग इमरजेंसी, विच टाइप ऑफ इमरजेंसी? नेशनल इमरजेंसी। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 20-21 नॉट सस्पेंड, ठीक। एंड अदर क्या होते हैं? अदर हो सकते हैं, अदर सस्पेंड, ठीक। इतना याद रखिएगा फंडामेंटल राइट्स के बारे में। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहूँगा। फंडामेंटल राइट्स जो है ना, फंडामेंटल राइट्स जो है वो परमानेंट नहीं होता, नॉट परमानेंट और सैक्रोसैंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है इट कैन बी अमेंडेड, अमेंडेड हो सकता है। मतलब कि फंडामेंटल राइट का सिंपल से मतलब ये है कि ये अमेंड हो सकता है, बस बेसिक स्ट्रक्चर नॉट वायलेट हो तो ये अमेंड किया जा सकता है। ओके,
चलिए आपको समझ में आ गया इतना, अगर नहीं आया तो तुरंत बताइएगा हमको, मैं तो आपको एक बार और बताने की बात करूँगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सम फंडामेंटल राइट्स, सम फंडामेंटल राइट्स आर प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ पार्ट 3। अब ये कैसे हो गया, अमेंडमेंट हुआ तो पहुंच गए बाहर। कैसे, कौन कौन से हैं, जैसे आर्टिकल 300A अर्लियर ये पहुंच गया थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1978 में, हाँ, तो ये इस आर्टिकल में पहुंच गया। अर्लियर ये कहाँ पे था, अर्लियर इन आर्टिकल 19 क्लॉज F, ठीक, इसमें था। जब 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1978 में, तो ये 300 में पहुंच गया। तो अब ये बन गया है लीगल राइट अवेलेबल टू ऑल। कभी कभी क्वेश्चन में आपको घुमा के पूछ लिया जाता है कि अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, नहीं, सिटीजन्स के लिए नहीं, ये अब सबके लिए अवेलेबल है, याद रखिएगा हमेशा। और ये लीगल राइट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ें बोली जाएगी, आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पूछा जाता है, यूपीएससी भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है कई बार। ओके, चलिए हम बात करते हैं आपको डेफिनेशन ऑफ क्या करें, डेफिनेशन अभी बात करें कि अगले लेक्चर में डिसाइड करें। चलिए डिस्कस करते हैं आर्टिकल 13 पहुँच गया मैं, सॉरी, आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 कहता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में बात करता है, ठीक है। जब हम डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में बात करेंगे ना, तो हमेशा याद रखिएगा पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ओके, PSUs, लोकल अथॉरिटीज़, ठीक, जितने भी ये लोग हैं, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन, स्टेट, ये सब आ जाएंगे आपके स्टेट की डेफिनेशन में, ठीक। कहाँ चला गया, ओके, स्टेट की डेफिनेशन में आ जाएंगे, समझ में आया, ओके। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 13 के बारे में। आर्टिकल नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी आपको बताता हूँ मैं। देखिए, कुछ लॉ क्या हुआ था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, हमारे देश आज़ाद होने के बाद बहुत सारे ऐसे लॉ थे जो पुराने चले ही आ रहे थे, ठीक है। ऐसे लॉ जो कि अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनका यूज़ नहीं है कहीं पर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे केस आते हैं तो उन लॉ का यूज़ होता है। तब सुप्रीम जुडिशरी क्या करती है, जुडिशरी चेक करती है कि वो लॉ किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट तो नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा है, अगर किसी लॉ को फंडामेंटल राइट, आज के समय के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, तो उन लॉ को वॉइड कर दिया जाता है टू एक्सटेंट, ठीक है। ऐसे ही कहते हैं, ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया जा सकता आज के समय में जो कि फंडामेंटल राइट्स को आपसे छीने या फिर उसमें कुछ दिक्कत पैदा करे। तो ऐसे लॉ को वॉइड कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट या फिर जुडिशरी के द्वारा, ठीक है। तो यही है। तो जब ऐसे लॉ को अगर वॉइड कर दिया जाएगा, तो आप सोच सकते हो कि जब सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी जुडिशरी का इंटरवेंशन हो रहा है इसमें, तो कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है। यस, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये आर्टिकल जो है ना, आपको कहीं ना कहीं ये बताता है कि देयर इज़ जुडिशियल रिव्यू बट नॉट प्रेजेंट इन दिस आर्टिकल, ओके। और डिफाइन भी नहीं है, बस ये बोलता है कि ऐसा ऐसा प्रोसेस चल रहा है। if any law of the constitution which present if any law before commencement of the constitution, if any law violate fundamental rights
fundamental right, if any law violate fundamental right which make recently अभी बनाया गया है और before commencement of constitution, तो दे कैन void हो जाएंगे, void to the extent. ओके, समझ में आ गया? देखिए इससे आपको जल्दी जल्दी ये चीज़ तो है कि आपको ये समझ में आ जाए, कहानी की तरह मैं बता रहा हूँ तो आपको शायद याद होने में आसानी लगे। अगर कोई दिक्कत लग रही है तो मुझे एक बार फिर बताइएगा, मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अब अगला लेक्चर जो है ना, हम राइट टू इक्वालिटी से शुरू करेंगे। राइट टू इक्वालिटी से शुरू करेंगे। राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम अगले लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा। राइट टू फ्रीडम, ठीक है। ये 14 से लेकर राइट टू इक्वालिटी 14 से लेकर 18 तक और 19 से लेकर 22 तक, ये मैं कल डिस्कस करूँगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है इस टॉपिक में जो मैंने डिस्कस किया, वो आप पूछना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई सजेशन हो कि कैसे इसको इम्प्रूव किया जाए, क्या मैं कर सकता हूँ, तो आप ज़रूर बताएं। बहुत बहुत थैंक यू आप लोग का। अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।